हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कमला दास की पोयम द डांस ऑफ द यूनक्स। यूनक्स जिन्हें हिंदी में किन्नर बुलाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पोयम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। कमला दास द डांस ऑफ द यूनक्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हर सेमिनल पोइट्री कलेक्शन समर इन कैलकाटा in 1965. The most important thing is year 1965। और बताया गया है कि डांस ऑफ द यूनक्स जो है पोयम, ये समर इन कलकत्ता एक कलेक्शन है पोइट्री का, इनका कमला दास का, उसके अंदर से है ये पोयम। 1965 में पब्लिश हुई थी, समर इन कलकत्ता। इन द डांस ऑफ द यूनक्स दास कैप्चर्स द हॉन्टिंग ड्यूअलिटी ऑफ द यूनक्स एग्जिस्टेंस। कि इसके अंदर ये जो पोयम है द डांस ऑफ द यूनक्स, इसके अंदर दास ने एक्चुअली, कमला दास ने क्या करने की कोशिश करी है, जो यूनक्स होते हैं उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करी है कि कितनी ड्यूअलिटी है हमारी सोसाइटी के अंदर। मेन है, वीमेन है, और जो थर्ड जेंडर है वो है यूनक, लेकिन सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करके ही नहीं चलती। हाँ, तो यहाँ एक्चुअली वो हमें क्या बताना चाह रही हैं, यूनक्स के बारे में बताना चाह रही हैं कि उनकी लाइफ जो है वो कैसी है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा होते हुए भी वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। तो थ्रू हर कन्फेशनल एंड इंटेंशनली पर्सनल स्टाइल, उन्होंने इस पोयम को कन्फेशनल और इंटेंशनली पर्सनल स्टाइल में लिखा है। अब मुद्दा ये उठता है कि ये कन्फेशनल और इंटेंशनली पर्सनल स्टाइल है क्या। तो ये जो स्टाइल है, इट मीन्स राइटिंग दैट रिवील्स द राइटर्स प्राइवेट थॉट्स ना, उसके इमोशंस, उसके एक्सपीरियंसेस, एंड इन अ वेरी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट वे, यू कैन से कि बहुत ही ऑनेस्ट और डायरेक्ट वे से जब अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस को, इमोशंस को, थॉट्स को जब प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कन्फेशनल एंड इंटेंशनली पर्सनल स्टाइल। ओके, तो चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। इससे आपको पता लग गया कि ये जो पोयम लिखी है कमला दास ने, इसके अंदर उन्होंने जो कुछ भी यूनक्स के बारे में लिखा है उसे उन्होंने बहुत बारीकी से ना फील किया है, ऑब्जर्व किया है, उनकी अपनी थॉट है ये, और बहुत ऑनेस्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से हमारे सामने रख दिया है। तो देखिए क्या लिखा है, इट वॉज हॉट, सो हॉट, यानी बहुत गर्मी थी, सो हॉट, बहुत गर्मी थी, बिफोर द यूनक्स केम टू डांस, इससे पहले जब यूनक आए ना डांस करने, उससे पहले बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। वाइट स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, सिंबल्स रिचली क्लैशिंग एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। क्या हुआ कि बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज्यादा तेज गर्मी थी, और यूनक्स आए, डांस करने लगे। जब वो डांस करने लगे तो उनकी जो स्कर्ट है वो गोल गोल घूम रही थी, घूम रहे थे वो डांस करते हुए, तो उनकी स्कर्ट भी गोल गोल घूम रही थी। साथ में सिंबल्स, सिंबल्स एक्चुअली ना ऐसे मेटल का बना हुआ गोल गोल ना इस तरीके का कुछ होता है, यहाँ से कुछ धागा टाइप से लगा हुआ होता है, ये होती है मेटल की प्लेट। एक प्लेट ये ऐसे और एक प्लेट और होती है, दो प्लेट, दोनों हाथ में दोनों प्लेट लेके और बजाया जाता है। मेटल का होता है ये, प्लेट साइज, मतलब जैसे प्लेट होता है ना बड़ा, उस टाइप से होता है ये। तो इसकी आवाज जो है ना, ये कैसी आती है, बहुत तीखी आवाज आती है, बहुत ही तेज। तो क्या कह रहे हैं, रिचली क्लैशिंग, क्लैशिंग का मतलब तो लाउड शार्प मेटेलिक साउंड, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंबल्स, सिंबल्स झांझ जिसको बोलते हैं ना, हिंदी में झांझ कह सकते हो आप इसको। आपने मंदिर में भी जैसे कोई वीडियोस वगैरह देखा होगा, तो मंदिर के अंदर जब पूजा अर्चना होती रहती है, भजन वजन होते हैं, तो झांझ बजाई जाती है। तो वो क्या करते हैं, जो यूनक है वो आए हैं, डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो उनकी जो स्कर्ट्स है वो गोल गोल घूम रही है, क्योंकि वो घूम रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, जोर जोर से झांझ टकरा रहे हैं, क्योंकि वो गाना भी गा रहे हैं ना साथ में, और उनकी पायल खनक रही है। और पायल जो है ना, उसके बारे में क्या लिखा, एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, यानी आए थे यूनक्स जो है, केम आए थे, और उनकी स्कर्ट्स गोल गोल घूम रही थी, और झांझ जो है वो तेज तेज बज रही थी, जोर जोर से, यानी टकरा रही थी। एंकलेट्स यानी उनकी पाजेब जो है, जो उन्होंने झांझर पहन रखी थी, पायल जो पहन रखी थी, वो खनक रही थी, खनक रही थी, खनक रही थी। ठीक है, चलिए इसके अंदर जो पोइटिक डिवाइस निकल के आई है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एपिजुक्सिस। एपिजुक्सिस जो है, दैट इज एज इट इज रिलेटेड टू रिपीटेशन, जो रिपीटेशन होता है ना उससे बिल्कुल एज इट इज रिलेट करती है ये। एक्चुअली एक रिटोरिकल डिवाइस है जहां पर एक वर्ड या फिर फ्रेज जो है वो रिपीट होता है इन इमीडिएट सक्सेशन, है ना, ऑफन फॉर एम्फेसाइज और ड्रामेटिक इफेक्ट, कोई ड्रामेटिक इफेक्ट के ऊपर जोर देने के लिए होता है ये। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीनीथ द फियरी गुलमोहर,
फियरी गुलमोहर का मतलब होता है बहुत तेज जो जल रहा हो, बहुत ही तेज। अब गर्मी का टाइम था और गुलमोहर के लिए कह रहा है कि जलते हुए गुलमोहर, जलते हुए। अब पेड़ है गुलमोहर का, वो ऐसा तो है नहीं कि भाई जल गया, आग लग गई उसके अंदर धूप की वजह से, नहीं। इसका मतलब गर्मी बहुत तेज थी। अब गर्मी तेज थी और गुलमोहर के नीचे वो नाच रहे थे। विद लॉन्ग ब्रेड फ्लाइंग, डार्क आई फ्लैशिंग, दे डांस एंड दे डांस, ओ दे डांस टिल दे ब्रेड। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यूनक जो हैं वो आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत बार देखे होंगे। किसी के घर पे जब बेटे का जन्म होता है या फिर शादी होती है या नया घर बनाया जाता है, किसी तरह का कुछ भी शुभ काम जब होता है ना, तो उन्हें बुलाया जाता है या फिर वो खुद आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, मतलब सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, अपनी दुआएं देते हैं और बदले में गिफ्ट्स लेते हैं। तो वो लोग जो हमारी खुशी में खुश होने के लिए आते हैं, देखा जाए तो उनकी खुद की लाइफ के अंदर कोई खुशी नहीं होती। कैसे? देखिए, वो किसी भी घर में जाते हैं जहां बच्चे का जन्म हुआ है, उनकी लाइफ में कभी भी ऐसा सुख उन्हें नहीं मिलता, यानी वो कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। सेकंड, कोई अपनी फैमिली के अंदर शादी कर रहा है, किन्नर जो होते हैं उनकी फैमिली के अंदर ये जो शादी वाला जो रिचुअल है वो नहीं होता। आजकल तो जैसे सब कुछ पॉसिबल हो गया है, इसके ऊपर आप कमेंट करके शायद हो सकता है मुझे कहें भी कि मैम आजकल ऐसा होता है, बिल्कुल होता होगा, लेकिन जो एक ट्रेडिशन बनाया है उसके बारे में बात करें कि मेल फीमेल जो है आपस में शादी करते हैं, यूनक जो होते हैं उनके शादी का ट्रेडिशन भी नहीं होता। तो वो इतने दुखी होते हुए भी कि उनकी जिंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करने आते हैं, डांस करने आते हैं। तो बीनीथ द फियरी गुलमोहर, अब मैं इस बात को समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रही थी। फियरी गुलमोहर यानी पेड़ है हरा भरा और उसे भी कहा कैसा जा रहा है, जलता हुआ। इसका मतलब कि उनकी खुद की जिंदगी के अंदर दुख है, तकलीफ है, वो परेशानी में है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं और साथ में डांस कर रहे हैं। डांस करते वक्त लॉन्ग ब्रेड फ्लाइंग, लॉन्ग ब्रेड फ्लाइंग का मतलब लंबी चोटी उनकी उड़ती हुई दिखती है, यानी जब वो गोल घूमते हैं तो उनकी चोटी जो है उनके साथ साथ घूमती है। उनकी बड़ी बड़ी गहरी गहरी आंखें जो है वो चमकती हैं। वो नाचे और तब तक नाचे जब तक उनके ब्लड नहीं आने लगा, यानी उनके पैर नहीं थक गए, जब तक उनके पैरों से खून नहीं आने लग गया वो तब तक नाचे। यानी हमारी खुशी में वो शरीक हुए, हमारी खुशी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए वो तब तक नाचे जब तक कि वो थक नहीं गए। अपने आप को परेशान करके भी वो हमारे साथ में खुशी मनाने के लिए आते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। रिपीटेशन यहां भी हुआ है, रिपीटेड फ्रेज दे डांस्ड, यहां पर जोर दे रहे हैं इस चीज के ऊपर कि द अनरिलेंटिंग नेचर ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड डेडिकेशन, कि देखिए पेन है, हाँ, डिस्पाइट द पेन इट कॉजेज दैम, कि पेन है, तकलीफ है जिंदगी में, लेकिन फिर भी वो हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए आते हैं। कंट्रास्ट, द लाइवली इमेजरी ऑफ मूवमेंट, ब्रेड फ्लाइंग, आई फ्लैशिंग, कंट्रास्ट शार्पली विद द डार्कर इमेजरी ऑफ सफरिंग, कि उनकी जिंदगी के अंदर देखिए कितनी ज्यादा सफरिंग है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, देयर वर ग्रीन। अब यहां पे ना थोड़ा सा जिक्र होगा कि वो किस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करके आए हैं, कैसे बन के आए। दे आर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चिक्स, यहां तक है कंप्लीट है ना, कि उनके चिक्स पे, गालों पर उनके ग्रीन कलर के टैटू बने हुए हैं, हरे रंग के टैटू उन्होंने बनवा रखे हैं, जैस्मीन बालों में लगवा रखे हैं। समवर डार्क, कुछ उनमें से डार्क है यानी काले रंग के हैं, मतलब गहरी है उनकी चमड़ी का रंग जो है, कुछ का गहरा रंग है और कुछ ऑलमोस्ट फेयर है। लेकिन उनकी जो वॉइस है ना, देयर वॉइसेस वर हार्श, लेकिन उनकी आवाज के अंदर है ना कर्कश आवाज होती है ना, जो हार्श, वैसी आवाज है उनकी। और उनके गाने जो हैं, देयर सॉन्ग्स मेलंकली, उनके गानों के अंदर उदासी है। दे सैंग ऑफ, अब जो थीम है उनके गाने का, किस चीज के लिए वो गा रहे हैं, लवर्स डाइंग एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न। वो गाने जो गा रहे हैं उनका जो थीम है वो है लवर्स डाइंग, इसका मतलब मरते हुए प्रेमी, या फिर जन्म से पहले ही जो बच्चे चले जाते हैं, खो जाते हैं, यानी जो जन्म नहीं लेते। अब ये उनकी जिंदगी से रिलेट करी है उन्होंने कि जो किन्नर होते हैं, जो यूनक होते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर कोई लवर नहीं होता, कोई बिलव्ड नहीं होती, कोई किसी को प्यार नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि किन्नर जो है ना, जब वो मर जाता है और जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और उसे जब ले जाया जाता है ना, तो उसको, मतलब मैंने भी सिर्फ सुना है, मतलब देखा नहीं है, बता रही हूँ सिर्फ मैं, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना है। कहते हैं कि किन्नर जब मरता है और उसका जब दाह संस्कार करने के लिए उसको ले जाया जाता है ना, तो बोलते हुए जाते हैं और चप्पलों से मारते हुए जाते हैं उसको, कि ताकि वो दोबारा से इसी योनि में जन्म ना ले, दोबारा से वो किन्नर ना बने। मतलब अपने आप को बहुत अभिशापित सा मानते हैं ये लोग,
कर्स्ड मानते हैं कि हम ना मैन बने ना वीमेन बने, हमें बीच में ही रख दिया ईश्वर ने, अर्धनारीश्वर हमें बना दिया। तो ऐसी जिंदगी जो है ना वो उनको कैसी लगती है, मतलब एकांत वाली लगती है कि हम किसी के लायक नहीं है, ना हम किसी की अर्धांगिनी बन सकते हैं, तो ना हम किसी का पति बन सकते हैं। इस तरीके से लवर्स डाइंग और चिल्ड्रंस लेफ्ट अनबोर्न, कि बच्चे भी वो कभी भी पैदा नहीं कर सकते, यानी उनकी लाइफ के अंदर क्या है, मेलंकली है, इसलिए उनके गानों में भी मेलंकली है। लेकिन डिस्पाइट दिस फैक्ट वो हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए आते हैं, हमारी खुशी को दोगुनी करने के लिए आते हैं, जबकि हमारे जैसे ही लोग उन्हें बुलाते नहीं है, चला के बुलाते नहीं है और हमारी सोसाइटी का हिस्सा भी नहीं बनाते, अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाते। मतलब आज भी इस तरीके की चीजें हैं। तो देखिए कितनी गहरी बात कही है ना, बहुत बारीकी से नोटिस किया होगा कमला दास ने। कंट्रास्ट देखिए, द कंट्रास्ट बिटवीन देयर फिजिकल अडोर्नमेंट, यानी जो फिजिकल उनका अडोर्नमेंट है, जैसे टैटू बनवाया है, फ्लावर उन्होंने लगा रखा है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज के अंदर क्या है, हार्शनेस है। उनके जो सॉन्ग है वो उसके अंदर क्या है, मेलंकली है। तो कंट्रास्ट है यहाँ पे, कहीं थोड़ा सा अपने आप को ड्रेसअप करा हुआ बताया है और फिर भी उनकी आवाज के अंदर उदासी है, यानी सुंदर सुंदर तैयार होके आए हैं लेकिन फिर भी आवाज में क्या है, कर्कश है आवाज उनकी, और उनके गानों में क्या है, उदासी है। तो कंट्रास्ट आ गया ना। सिंबोलिज्म, ग्रीन टैटूज सिंबल है परमानेंस की, एंड एन अटेम्प्ट टू लीव अ मार्क इन ए वर्ल्ड दैट इग्नोर्स देम, कि आए देख लो, जो सोसाइटी उनको इग्नोर करती है ना वो फिर भी वहां पर आते हैं। तो ये सिंबलाइज करता है किस चीज को, परमानेंस को। जैस्मिन, जैस्मिन एक्चुअली प्योरिटी का सिंबल है, और जो किन्नर होते हैं, जो यूनक्स होते हैं, वो प्योरिटी का सिंबल है। कि ना वो मेल है ना वो फीमेल है, वो एक तरह से अपनी खुशी, मतलब आपकी खुशी को दुगना करने के लिए आपके यहाँ आते हैं, दुआएं देकर चले जाते हैं। अब वो ठीक है, सब लोग बराबर नहीं होते, कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई यूनक ऐसे भी होते हैं कि वो दुआएं देने के लिए आते हैं, लेकिन अगर उनको मनचाहा गिफ्ट नहीं मिलता तो कई बार उल्टा सीधा बोलकर भी चले जाते हैं। तो वैरायटी तो सब जगह है, बट फिर भी यहाँ सिंबलाइज किया है किस चीज के साथ में, प्योरिटी के साथ, ब्यूटी के साथ में। ओके, सॉन्ग्स ऑफ लवर एंड अनबोर्न चिल्ड्रन, ये रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, कि यूनक जो है हमारी सोसाइटी का हिस्सा है लेकिन फिर भी वो आइसोलेटेड है, क्योंकि सोसाइटी ने उनको अपनाया ही नहीं है कभी। आगे बढ़ते हैं, देखिए सम बीट देयर ड्रम्स, अब बता रहे हैं उनकी एक्टिविटीज कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ हैं जो ड्रम जो है वो अपने पीटे, कुछ ने अपने ड्रम पीटे, और कुछ ने क्या किया, सॉरी ब्रेस्ट एंड वेल्ड, कुछ ने क्या किया, अपनी उदास जो सीना है, अपना दुखी सीना, मतलब दुख से भरे हुए हैं वो, और उन्होंने क्या किया, अपने सीने को पीटा। कुछ तालियां बजाते हैं, एंड writhed इन वेकेंट एक्सटेसी, क्या कह रहे हैं कि एक तरह से ये चीजें ये बताते हैं कि वो कितने एकांत में हैं, उनके सीने में कितना दर्द है। कुछ तो ड्रम को पीटते हैं, यानी जब वो बजाते हैं ना, अपना ढोलक जो वो लेकर आते हैं उसको जब वो बजाते हैं, हम लोग उनको देखकर खुश हो जाते हैं कि वो डांस कर रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी आयरनी है कि ऐसी खुशी जो उनके जीवन में कभी नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी वो दूसरों के साथ में बांटने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में दर्द तो है, उनके कहीं ना कहीं इस चीज की पीड़ा तो है कि वो इस खुशी को अपने जीवन में नहीं ला सकते कभी भी, यानी ना तो वो कभी माँ बन सकते हैं, ना कभी बाप बन सकते हैं, ना कभी उनकी अपनी फैमिली हो सकती है। तो देखिए आगे, दे वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई, दिखने में कैसे, उनके जो अंग हैं, लिम्स जो हैं, शरीर जो उनका पतला है, ड्राई सूखा हुआ है, ऐसे लगते हैं जैसे हाफ बर्न लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पैड। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो दाह संस्कार के लिए जो बॉडी जाती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको जलाने के लिए जो लकड़ियां यूज होती है ना, उनमें हाफ बर्न लकड़ी हो, जैसे अधजली लकड़ी, ऐसी लकड़ी जो दाह संस्कार के लिए काम में आती है और अधजली हो, इस तरीके के वो नजर आते हैं। यानी जैसा मैंने आपको बताया कि इधर मैन और वीमेन, या तो आदमी या औरत होना संतुष्टि है, लेकिन ये लोग क्या हैं, ना आदमी है ना औरत है, बीच में है, हाफ बर्न्ड। इट मीन्स ना तो पूरी लकड़ी है, हाँ, ना ही पूरी राख हुई है, बीच में है। तो यहाँ बहुत ज्यादा हिडन मीनिंग है। आप बारीकी से अगर चीज को समझेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और जब आपको डेप्थ समझ में आ जाएगी ना अगर, तो फिर चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले एग्जामिनर, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होनी। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहा करो। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मतलब हमें भी नहीं पता, प्लान करके नहीं बैठते हैं कि क्या समझाना है क्या बताना, लेकिन फिर भी उसके अंदर जब समझाते हैं ना तब वर्ड्स आ जाते हैं, और फिर एग्जाम्पल के साथ में कोशिश मेरी रहती है कि आपको समझ में आए। वो आप अपने आंसर में भी डाल सकते हैं समझाने के लिए एग्जामिनर को कि भाई हमें इतनी गहराई तक समझ में आई है ये पोयम। तो आगे देखिए, ए ड्रॉट एंड ए रूटनेस,
यानी वो ऐसे नजर आते हैं कि जैसे बंजर हैं बिल्कुल ही एकदम, मतलब ड्रॉट यानी सूखा, यानी बिल्कुल सूखे एकदम, खालीपन है उनके अंदर। व्हेन इन ईच वर इन ईच ऑफ देम, मतलब चाहे किसी भी किन्नर को देख लो, हर एक की जिंदगी के अंदर सिर्फ खालीपन है। देखिए इसमें मेटाफर आया हाफ बर्न लोग, जैसे मैंने आपको कहा मेटाफरिकली यूज किया है इसको। यूनक्स जो होते हैं ना इनकम्प्लीट है ना, यूनक जो है इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है ना, मैन है ना वीमेन है, तो बेचारे कैसे हैं, एकांत है, अकेले हैं, देखा जाए तो बिल्कुल अकेले हैं। सिंबोलिज्म, बीटिंग देयर सोरी ब्रेस्ट इज अ सिंबल ऑफ मोर्निंग एंड सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन, कि उनके दिल में कितना दर्द है, जिस खुशी में शामिल होने आए उस खुशी से खुद हमेशा वंचित रहते हैं, उनको वो खुशी कभी नहीं मिल पाती। आगे देखिए, इवन द क्रोज वर सो, इवन द क्रोज वर सो, कि वहां पर ना पेड़ पर कहीं क्रो भी बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं, साइलेंट ऑन ट्रीज, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए ट्री पर देख रहे हैं। चिल्ड्रन हैं, वो भी अपनी आंखों को ऐसे खुल के बड़ा बड़ा खोल के देख रहे हैं। स्टिल ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रिएचर, सबके सब देख रहे हैं। द स्काई क्रैकल्ड, देन थंडर केम, लाइटनिंग एंड रेन, और फिर क्या होता है, आसमान से आवाज आने लगती है। क्रैकल डैम, क्रैकल का मतलब चटकना होता है, शार्प आवाज होना, एकदम शार्प सी, सूखी सूखी सी, बहुत तेज गड़गड़ाहट। थंडर केम, इतनी देर में गड़गड़ाहट होती है, बिजली कड़कती है, बिजली लाइटनिंग होती है ना, और रेन आ जाती है। अब रेन इज द सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी, रेन इज द सिंबल ऑफ बोर्न, जन्म का सिंबल है, क्योंकि बारिश की बूंद जब धरती पर गिरती है तो एक नई शुरुआत के लिए गिरती है। लेकिन यहां रेन तो आई, but a migraine and smelt of dust in attics, the urine of lizard and mice। लेकिन कैसी बारिश आई, उस बारिश की वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी बारिश हुई, उस बारिश की वजह से अटारियों की, एटिक्स जो होती है ना, यानी स्पेस जो रूम जस्ट बिलो द रूफ है ना, एटिक्स के ऊपर या अटारी जिसको बोलते हैं, अटारी के ऊपर जैसे धूल पड़ी थी, वो धूल थोड़ी सी हटी है। कुछ लिजार्ड हैं, माइस हैं, जिनका यूरियन जो है वो स्मेल मारने लगा है, इतनी सी बस बारिश हुई है। यानी इस बारिश ने भी उनकी जिंदगी के अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई। तो पर्सोनिफिकेशन आया है, नेचर इज पर्सोनिफाइड थ्रू साइलेंट क्रो, यानी चुपचाप शांति से जो प्रकृति है वो भी देख रही है उनके डांस को, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती। सिंबोलिज्म, द रेन ऑफन अ सिंबल ऑफ रिन्यूअल, मैंने आपको बताया ना रिन्यूअल का सिंबल है, पॉजिटिविटी का सिंबल है, लेकिन यहां पॉजिटिविटी नहीं है यूनिक की लाइफ में। तो देखिए पोएम के बारे में जान लेते हैं, और भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की पोएम है, कैसा मैसेज है, फॉर्म कैसा है, थीम कैसा है, और थोड़ा क्लियर हो जाए। तो देखिए पोएम को लिखा है कमला दास ने। कमला दास के बारे में और हम आगे पढ़ लेंगे, एक बार जान लेते हैं इसके बारे में कि फॉर्म जो है ना पोएम की वो है फ्री वर्स। तो ये तो क्लियर है कि फ्री वर्स है तो कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम नहीं होगा, ठीक है, नो स्पेसिफिक राइम स्कीम, ओके, नोट फॉलो ए स्पेसिफिक राइम स्कीम लिखना है आपको। और मेट्रिकल स्ट्रक्चर, यानी ना तो नोट फॉलो अ स्पेसिफिक राइम स्कीम और नोट फॉलो अ मेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्लियर। अब थीम की बात करेंगे, मार्जिनलाइजेशन, ड्युअलिटी ऑफ लाइफ, सफरिंग एंड फ्यूटिलिटी, ये है इसका थीम। आपको मैंने बताया ये ड्युअलिटी है लाइफ के अंदर, सफरिंग्स है यूनिक की। मैसेज क्या मिलता है, यहां पोएम हाईलाइट करती है डीप स्ट्रगल को एंड एलिनेशन फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ये जो कम्युनिटी है ना यूनिक की, ये लोग सच में ही आइसोलेटेड फील करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे ही लोग, आपके और हमारे जैसे ही लोग इनको पराया कर देते हैं, इनको अपने में से एक समझते नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कमला दास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे कमला दास के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने अगर मेरा वीडियो वॉच नहीं किया कमला दास का एक और पहले भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज देख लीजिएगा, उसमें भी कमला दास के बारे में हमने आपको बताया है। तो कमला दास ऑल्सो नोन एज कमला सुरैया, क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम के बाद में, यानी अपनी जब इनकी डेथ होने वाली थी उससे पहले इन्होंने इस्लाम को अपना लिया था, तो इसलिए इनके नाम जो है उसके बाद सुरैया लग गया था, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमला दास ने अपनी जो राइटिंग का जो करियर है ना, इंग्लिश पोइट्री स्टार्ट करा, गेनी रिकॉग्निशन विद हर डेब्यूट कलेक्शन समर इन कैलकाटा। समर इन कैलकाटा से इनको पहचान मिलनी स्टार्ट हुई थी। शी वॉज इक्वली सेलिब्रेटेड फॉर हर वर्क्स इन मलयालम वेयर शी रोट शॉर्ट स्टोरीज। मलयालम के अंदर इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखी, नॉवल लिखी, एसेज लिखे अंडर द पेन नेम। ये जो पेन नेम है इसके अंडर इन्होंने लिखा था। कुछ वर्क्स हैं जो मेंशन किए गए हैं, समर कैलकाटा आप देख लीजिएगा ना, कुछ वर्क्स हैं यहाँ मेंशन किए गए हैं, इनके ऊपर जरूर ध्यान देना है। लाइफ स्पेन की बात कर लेते हैं, तो 1934 से 2009 जो है इनका लाइफ स्पेन रहा है। तो समराइज कर लें पोएम को, ठीक है, समअप करना बहुत जरूरी होता है। तो और भी थोड़ा सा जैसे कुछ अगर बच गया कहीं से तो आराम से क्लियर हो जाएगा आपका।
इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनक्स, सबसे पहले ये होता है। यूनक आते हैं, है ना, यूनक आते हैं, कहाँ आते हैं? वहां आते हैं जहां बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। यानी उस टाइम जब यूनक आते हैं ना, उस समय की चर्चा कर रही है कमला दास। वो कह रही है कि बहुत ज्यादा गर्मी थी, अनबियरेबल थी, हॉट डे, दे वियर वाइब्रेंट स्कर्ट्स। और उन्होंने उस इतनी गर्मी के अंदर ना स्कर्ट्स पहनी हुई थी, और स्कर्ट्स उनकी घूम रही थी, एंकलेट्स पहने हुए थे, साथ में उनके सिंबल्स थे, क्रिएटिंग ए लाइवली विजुअल एंड ऑडिटरी सीन। ऐसा लग रहा था कि जैसे मंच बना हुआ है और कोई परफॉर्मर आया परफॉर्म करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन हो गया यूनक का, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाता है, फिर डांस स्टार्ट होता है। वो डांस करते हैं, एनर्जेटिक तरीके से करते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जब वो डांस कर रहे हैं तो उनकी चोटी घूम रही है। हाँ, तो विद फ्लाइंग ब्रेड्स, चोटी तो तेज तभी घूमेंगे ना जब एकदम एनर्जेटिक तरीके से डांस करेंगे, ठीक है। तो उनके डांस को बताया है। उसके बाद उनकी फिजिकल अपीयरेंस बताई है, यूनिक कैसे दिख रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे ड्रेसअप किया है। ग्रीन टैटू बना रखे हैं चिक्स के ऊपर, जैस्मिन अपने बालों में लगा रखा है ना। फिर उनकी फिजिकल फ्रेलिटी के बारे में बताया कि उनके जो शरीर है वो कैसा है, कमजोर कमजोर सा दिख रहा है एकदम। उसके बाद उनका जो सॉन्ग है उसके बारे में बताया कि मेलैंकलिक जो है, मेलैंकली है उनके सॉन्ग के अंदर, उदासी है उनके सॉन्ग के अंदर। तो ये जो सॉन्ग है वो सैडनेस को कन्वे करता है। स्पीकिंग ऑफ लवर्स लॉस्ट, जैसे उनका कोई प्यार करने वाला नहीं है। एंड चिल्ड्रंस नेवर बोर्न, कि कोई बच्चे जो जन्म ही नहीं लिए कभी, यानी क्योंकि उनकी जिंदगी में कभी ऐसा दिन आया ही नहीं। हार्श वॉइसेस, मेलैंकलिक टोन रिवील डीप सोरो एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जो कि यूनक्स की रहती है, कभी उनकी डिजायर्स पूरी नहीं हो पाती। ऑडियंस एंड नेचर्स रिएक्शन, अब ऑडियंस और नेचर का रिएक्शन भी बताया है कि बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे क्या, ह्यूमन बींग, ओके, क्रो भी देख रहा है, इट मीन्स नेचर, ठीक है। पेड़ के ऊपर गुलमोहर के नीचे नाच रहे हैं, क्रो वहां पे बैठा हुआ है, तो नेचर हो गया। और बच्चे का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो ऑडियंस के अंदर सब है, ह्यूमन बीइंग भी है और नेचर भी है। इवन नेचर सीम्स सबड्यूड, साइलेंटली देख रहे हैं, वाइड आइज के साथ में चिल्ड्रन देख रहे हैं, क्रो भी देख रहा है, ठीक है। द स्टॉर्म एंड रेन, अब स्टॉर्म ब्रेक, तूफान आता है, सिंबलाइजिंग टेंशन। However, the rain is minimal and unpleasant, बहुत थोड़ी सी बारिश होती है, एकदम अनप्लीजेंट कर जाती है सब चीजों को। ओवरऑल मूड एंड मैसेज लास्ट में यही बताना चाहूंगी, द वाइब्रेंट डांस कंट्रास्ट विद द अंडरलाइंग पेन एंड डिस्पेयर। तो पोएम हाईलाइट करती है थीम को, और थीम है मार्जिनलाइजेशन, सोशल रिजेक्शन एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ होप इन द यूनक्स लेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी पोएम, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर पसंद आ गई ना तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और एज यूजुअल वही रिक्वेस्ट करूंगी, ऑल पर सेट कर लो, ताकि जैसे ही अपलोड करूँ मैं, मैसेज आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।